नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नजर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमेशा की तरह हमारे साथ प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका निकुंज सर। और लेकिन आज का शो जो है वो बेहद खास भांगड़ा जरूर किया था जब इंडिया पाकिस्तान जब वसीम साहब आए थे, जब केडिया जी आए थे, जब इंडिया जीत गई थी। हाँ, एक्चुअली सच में और इंडिया जीत जाएगी तो गरबा भांगड़ा दोनों करेंगे। आपने ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस किया हुआ है वर्ल्ड कप जीते तो। देखिए, पिछले शो में वादा किया था सर ने। वसीम साहब जब आए थे जब तो भांगड़ा करा ही था हमने, है ना। किया था, हाँ बिल्कुल तो अब इंडिया को जीतने दीजिए और करेंगे। क्या मजेदार किया था। तो जश्न जो है यहाँ पर ऑन रहेगा, जोश भी काफी हाई है और आज का शो बेहद खास है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि निवेशक किस किस अवधि और किस किस मानसिकता के साथ पैसे लगाते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, निवेश कैसे करते हैं। तो एक साल, एक तिमाही, एक दिन, एक तिमाही, एक साल, 5 साल और 10 साल, इस 5 कैटेगरी में जो है हमने निवेशकों को और ट्रेडर्स को आज की इस चर्चा में बांट दिया है। और उनकी मानसिकता स्टॉक्स को लेकर, खबरों को लेकर, अपने पैसे और निवेश के रिश्ते को लेकर कहां कहां झलकती है, इस पर हम विस्तार से आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो कहावत हमेशा आप कहते हैं, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, ये चलती है बाजार में, है ना। इसको जरा पहले समझा दिए, डिकोड कर दीजिए क्या है ये। देखिए, शेयर बाजार जो है वह एक फ्यूचर डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। शेयर बाजार में जब प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं वो फ्यूचर पे जाते हैं, पास्ट की वजह से नहीं होता है। तो जब शेयर बाजार के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि स्टॉक्स के अंदर उतार या चढ़ाव आता है, तो मार्केट में हम कहते हैं ना, क्या खबर है। स्टॉक मार्केट से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमेशा एक टर्म बड़ा यूज करते हैं, क्या खबर है। क्या खबर है जी। हम अगर खबर बताओ जी क्या है, ठीक है। आपको तो ये बहुत पूछते जी होंगे लोग, क्या खबर है। तो मैं सब लोगों को ये बताता हूँ दैट द ओनली टिप आई कैन टेल यू इज दैट डोंट कैंसिल योर सिप्स। लोग मानते ही नहीं मेरी बात, मगर क्योंकि आपने स्पेसिफिक बात करी, मानते हैं। क्योंकि स्पेसिफिक आपने पूछा, तो बाय द रूमर होता है कि भाई जो अफवाह चल रही है, जो खबर चल रही है, उस पे अक्सर शेयर बाजार एडवांस में मूव कर जाता है। अच्छा। और जब न्यूज आती है तो अक्सर शेयर बाजार गिर जाता है। ये एक पुराना एक सिंपल कायदा है दैट बाय द रूमर सेल द न्यूज। बिकॉज जब न्यूज आती है तो शेयर का जो प्राइस होता है उस न्यूज को एडजस्ट कर चुका होता है। अच्छा। अक्सर हमने देखा है, कंपनी के अच्छे नतीजे आए, उससे पहले शेयर में उछाल आया, मगर जब नतीजे आए शेयर बढ़ा नहीं या गिर गया, तो आप बोलेंगे जी नतीजे तो अच्छे आ गए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज नतीजों की उम्मीद में मार्केट उस शेयर या उस सेक्टर के अंदर तेजी आ चुकी है। और जब नंबर आते हैं तो मार्केट बोलता है हमें तो पता था। यह जो फिनोमिनन है कविता जी, यह हमेशा शॉर्ट टर्म में प्ले आउट करता है। अच्छा। तो यह जो हम कहते हैं ना, बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, यह जो फैक्टर है हमेशा शॉर्ट टर्म फैक्टर होता है। अच्छा। लॉन्ग टर्म में यह कोई रामबाण या फिर कोई इतना बड़ा सत्य वचन नहीं है। मगर क्योंकि हम वेरियस टाइम होराइजन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक टाइम होराइजन की बात करें तो लेस देन 1 मंथ में स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है। अच्छा। बाय द रूमर सेल द न्यूज। अब रूमर कहाँ से आता है, कैसे आता है, यह तो देखिए नेटवर्क्स हैं, आपकी जान पहचान है, आपकी समझ है। लेकिन वो रूमर तो रूमर है ना, वो सच्चाई तो नहीं है कि वो सच्ची खबर भी हो सकती है। देखिए, रूमर अफवाह होती है। Exactly, कुछ अफवाह सच होती है, कुछ अफवाह सच नहीं होती है। तो ये जो बाय द रूमर और बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज की जो स्ट्रैटेजी है, ये एक टॉस ऑफ कॉइन है। टॉस ऑफ कॉइन इसलिए है कि बिकॉज कुछ रूमर सच होंगे, तो आप बोलेंगे जी देखो मैंने बोला था, है ना। मगर जब वो सच नहीं होते, आप बोलते हैं अरे गलत इन्फॉर्मेशन है, अगली का वेट करता है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि हम अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना कि 2 birds in a bush and 1 in hand, तो bird in a hand is better than 2 in the bush। आपको हमेशा फैक्ट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि रूमर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक प्रकार की स्टैच्यूटरी वार्निंग है दैट यू शुड नेवर ट्रेड और इन्वेस्ट बेस्ड ऑन रूमर्स। राइट भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मगर जब गलत होते हैं तो आपको जो नुकसान होगा वह भारी हो सकता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब इसको हमने समझ लिया है। अब समय की अवधि के अनुसार हम जरा इसको चर्चा को बांट देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो एक दिन में पैसे कमाना चाहते हैं, एक दिन का ट्रेड लगाते हैं और एक दिन में वो
कमाई रोजाना करते हैं, लेकिन वो उनका जो ट्रेड करने की विंडो होती है वो एक ही दिन की होती है। ये किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, और किस तरह से हाल ही में अगर आप किसी स्टॉक्स का एग्जाम्पल देकर भी इस बात को समझा सके कि कैसे एक दिन की बढ़त को लोगों ने भुनाया है कमाई के लिए। देखिए कविता जी, शेयर बाजार के अंदर राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है, आपकी अप्रोच मैटर करती है। बिल्कुल। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपका टाइम होराइजन जाहिर में आपका जो टाइम होराइजन एक दिन का है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है। अच्छा। अगर आप एक SIP इन्वेस्टर हैं तो आपका टाइम होराइजन और ज़्यादा है। अगर आप एक प्रमोटर हैं तो आप महीनों में नहीं सोचते हैं, आप सालों दशकों में सोचते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो मैं एक एग्जाम्पल लोगों को देता हूँ कि एक क्वार्टर जो है ट्रेडर के लिए, एक क्वार्टर का महत्व क्या है? घड़ी। अच्छा। 9 से 12 एक क्वार्टर होता है, ठीक है। एक राइट। एनालिस्ट के लिए क्वार्टर होता है 4 महीने, बिकॉज वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखता है। अच्छा, ठीक है जी। एक क्वार्टर जो होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक फंड मैनेजर के लिए करीब एक दशक का एक क्वार्टर होता है, 2.5 साल, कि वो 2.5 से 3 साल के लिए शेयर रखते हैं। मगर वॉरेन बफेट और राकेश जुनवाला के लिए एक क्वार्टर जो होता था वो 10 साल होते थे, बिकॉज वो 50 साल का व्यू लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करती है। अच्छा। मगर जब एक दिन का जब आप व्यू लेते हैं तो आपको शार्पनेस रखनी चाहिए, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और उस समय जब आप व्यू ले रहे हैं तो आप मोमेंटम पे व्यू ले रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, बट उसके अंदर आपको स्टॉप लॉसेस और जो तकनीकी रूल्स होते हैं जिसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, RSI इंडिकेटर्स बोलते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज एक दिन के स्टॉक मूवमेंट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जाहिर है रिस्क सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, मगर रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज टाइम होराइजन आपका कम है। मगर आपको अगर मार पड़ती है या आपका दाव उल्टा पड़ता है तो उससे बचने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम खेलते हैं आप, ये मोमेंटम को आप समझाएंगे कैसे? मोमेंटम कविता जी होता है डायरेक्शन। जहाँ पर राकेश जुनवाला साहब जो बोलते थे मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? ले फटाफट दे फटाफट। अच्छा। यू हैव टू बी विद द क्राउड। अच्छा। तो अगर एक दिन में कई बार हम देखते हैं कि कोई खराब खबर आती है, उस खराब खबर की वजह से, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी रिसेंट बात करते हैं, इन्फोसिस के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए, स्टॉक गिर गया, मगर इन्फोसिस ने यह बोला कि भाई अगला 6 महीना खराब रहेगा, उसके बाद हमारी डील बुकिंग अच्छी है। तो आपको अगर एक दिन का टाइम होराइजन था तो आपको इन्फोसिस में उस दिन मार पड़ी। मगर आपने बोला जी मैं 6 महीने से ज़्यादा, मेरा 12 महीने से ज़्यादा टाइम होराइजन है, तो मैं पेशेंटली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो इन्फोसिस का जो आने वाला साल रहेगा वह गए साल से बेटर रहेगा। तो आने वाले 12 महीने अगर पिछले 12 महीने से अच्छे हैं तो स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलेगी। मगर क्योंकि आपने एक दिन का टाइम फ्रेम लिया था तो आप वह 12 महीने की पारी या 18 महीने की पारी नहीं खेल सकते। तो उस दिन आपको डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिस्क क्या है, आप किस लिए रिएक्ट कर रहे हैं, और आपके पास किस प्रकार का स्टॉप लॉस है। मोमेंटम पकड़ते कैसे हैं? देखिए तकनीकी इसके कई फैक्टर्स होते हैं। हर देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ विच सम ऑफ देम इज़ वेरी वाइडली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। इस पर कभी शो भी करेंगे। हमारे साथ अच्छे अच्छे टेक्निकल दिग्गज भी हैं, कुणाल भी हैं हमारे साथ, नरेश भी हैं। मगर इसके कई फॉर्मूलेज होते हैं, RSI होते हैं, 200 DMAs होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। सो दीज आर दीज हिस्टोरिकल बेंचमार्क्स बेस्ड ऑन विच यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप देखते हैं क्राउड, पार्टिसिपेशन और डायरेक्शन। अच्छा। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस ये है कि आपको डायरेक्शन, स्पीड और पार्टिसिपेशन पकड़ना पड़ता है, जिसके कई मेथडोलॉजीज हैं। ओके। और ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं गिनते। कविता जी एक दिन के अंदर शेयर बाजार की रियल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी होती है, लॉन्ग टर्म के अंदर होता है आपका अर्निंग्स। तो एक दिन में स्टॉक मार्केट में कंपल्शंस हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं, किसी के पास कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करने की, FNO में उसने इन्फोसिस के शेयर, इन्फोसिस उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, तो उसको कंपल्सिव बेचना पड़ता है। Right. हो सकता है किसी फंड को रिडेम्पशन आ गया हो, उनको बेचना पड़े। हो सकता है कि उस समय कहीं पर बड़ी बाइंग आ गई हो सेकेंड हाफ में, किसी फंड के पास उन्होंने ले लिया। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कविता जी, बायर और सेलर आते हैं, मगर हर बायर और सेलर की अलग अवधि, अलग रिस्क मैनेजमेंट होती है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जब वो आते हैं तो वे खिचड़ी बन जाती है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का एक दिन का फंडामेंटल व्यू लेना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है।
चलिए, तो ये वो नुस्खे हैं जो अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक तिमाही तक जो लोग ट्रेड करने की विश्वास रखते हैं, पोजिशनल व्यू होगा जी एक हाँ, तिमाही का, जी हाँ, है ना? तो अब इसमें किस तरह की चाल पकड़ी जाती है, किस तरह की एनालिसिस और किस तरह के व्यूज जो है लोगों को पकड़ने होते हैं मुनाफा कमाने के लिए या कम से कम बने रहने के लिए? इसके अंदर मेरे हिसाब से अर्निंग्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं, अच्छा। स्पेशली एनालिस्ट एस्टिमेट्स। बिल्कुल, हाँ क्योंकि क्वार्टर नंबर हम जिससे हम कहते हैं क्यूएस क्यूटी, हाँ क़यामत से क़यामत तक क़यामत तक नहीं, नहीं है। क्यूएस क्यूटी, क्वार्टर से क्वार्टर तक। हाँ। तो क्वार्टर से क्वार्टर तक जिसे हम एक तिमाही बोलते हैं, उसके अंदर अर्निंग्स प्ले अ लार्ज रोल। ठीक है। अगर अर्निंग्स खराब होती हैं तो एनालिस्ट स्टॉक को अपग्रेड या डाउनग्रेड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन अच्छी अर्निंग्स या खराब अर्निंग्स हैं। तो अर्निंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ क्वार्टर। उदाहरण के तौर पर मैं इन्फोसिस का दोबारा उदाहरण यूज़ करता हूँ, बिकॉज हमने चर्चा इन्फोसिस चालू करी है। पिछले साल इन्फोसिस ने दिसंबर में अपने नतीजों के साथ जनवरी में बोला कि हम प्रॉफिट वार्निंग, हम गाइडेंस बढ़ा रहे हैं। ओके। एनालिस्ट ने अपनी अपग्रेड्स कर दी। अप्रैल में उन्होंने आकर के प्रॉफिट की गाइडेंस कम कर दी, एनालिस्ट ने डाउनग्रेड कर दी, उसकी वजह स्टॉक गिरा। उसके बाद इस क्वार्टर में भी इन्फोसिस ने वही बोला कि हम अर्निंग्स और काट रहे हैं, तो एनालिस्ट ने और डाउनग्रेड कर दी। अब इन्फोसिस अगले क्वार्टर में आकर के अगर अपनी अर्निंग्स चेंज करता है तो जाहिर है एनालिस्ट अपग्रेड्स आ जाएंगे। बिल्कुल। इसमें कई मूविंग पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट्स, डिमांड, सम स्पेशल सिचुएशन इन द सेक्टर। जैसे इस क्वार्टर के अंदर मुझे लगता है कि जितने भी होटल स्टॉक्स हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एक ये व्यू लेना पड़ता है कि नियर टर्म में वैल्यूएशंस कहाँ हैं, ट्रिगर्स क्या हैं और बेसिक चेंजेस क्या हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक साल पहले क्योंकि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चालू हुआ था, तो उस क्वार्टर में हमने देखा कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए थे। राइट। तेल, सब महंगा हो मेज, गया था। सब प्राइसेस ऊपर चले गए थे। तो जाहिर उस क्वार्टर के अंदर बिकॉज आपके अर्निंग्स खराब थी तो स्टॉक में कंप्रेशन रहा, मगर पिछले क्वार्टर में अर्निंग्स ठीक हो रही हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर आईटी कंपनीज काफ़ी कॉन्फिडेंट थी ग्रोथ के बारे में, मगर बिकॉज यूएस इकोनॉमी में इस समय समस्या है, उन्होंने ग्रोथ एस्टिमेट्स काटे। तो एक तिमाही का व्यू अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मोमेंटम, मगर अर्निंग्स हैव अ वेरी लार्ज रोल टू प्ले इन द वे हाउ स्टॉक्स विल गो। तो वही बात है, आप गाड़ी के ड्राइवर आप हैं, ड्राइविंग सीट पर आप जी हाँ। बैठे हैं, चलाना आपको है, जिम्मेदारी आपकी है। आगे बढ़ते हैं और एक साल के व्यू की अब बात करते हैं। तो एक साल के जो लोग हैं वो ट्रेडर से निकलकर अब निवेशक बन जाएंगे शेयर बाजार में, साफ तौर से? 1 साल से 3 साल का जो टाइम फ्रेम होता है कविता जी, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट इट इज़ अ रीजनेबल टाइम फ्रेम टू कॉल योरसेल्फ एन इन्वेस्टर। 1 साल के ऊपर आप देखिए टैक्स रेट भी कम हो जाता है। हाँ। तो बाय डेफिनेशन शॉर्ट टर्म बिकम्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिकम्स लॉन्ग टर्म आफ्टर 12 मंथ्स। तो डेफिनेशन से आप लॉन्ग टर्म हो गए बिकॉज यू आर पेइंग लेस टैक्सेस एंड गवर्नमेंट वांट्स that you should pay less taxes, and for that if you're investing for long term we are incentivizing you, they're incentivizing you with a better tax rate. short term tax rate ज़्यादा, long term tax rate कम है। तो डेफिनेशन सरकार की जो है वो 12 महीने 1 दिन आप लॉन्ग टर्म, बिल्कुल 12 महीने से 1 दिन कम शॉर्ट टर्म। तो एक सिंपल बेंचमार्क है, क्योंकि सरकार की डेफिनेशन है तो इस डेफिनेशन को मानते हैं। अब 1 साल की अब बात करें तो 1 साल में आपको सेक्टर, इकोनॉमी और ग्लोबल क्यूज देखने पड़ते हैं, सब देखने पड़ेंगे। हाँ, आपको थोड़ा इस समय देखना पड़ता है कि साल भर में क्या हो सकता है। साल भर में फॉर एग्जांपल ग्लोबली चेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे क्या अगले 1 साल में फेड रेट्स बढ़ाएगा या घटाएगा, क्या अगले साल में क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी या गिरेंगी, क्या अगले साल के अंदर आप जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं क्या वो टर्न अराउंड पर है। फॉर एग्जांपल 2021 में बैंकों की हालत थोड़ी खस्ता थी, मगर अब टर्न अराउंड हो गया है। क्या अगला 1 साल बैंक्स के लिए अच्छा लगता है? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह सेक्टर में हमें 1 से 1.5 साल की विजिबिलिटी दिखती है। क्या आईटी का अगला 1 साल अच्छा लगता है? बोलना बहुत मुश्किल है। क्या इस समय ऑटोज़ का 1 साल अच्छा लगता है? लगता है, बिकॉज ईवी और जो छोटी बाइक्स इस समय बिक रही हैं उनके अंदर काफ़ी उन्नतियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। क्या अगला 1 साल मेटल्स के लिए अच्छा है? जी नहीं, बोलना मुश्किल है, बिकॉज एक साइड चाइना स्लो हो रहा है तो दूसरी साइड अमेरिका कंज्यूम कर रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगले 1 से 3 साल के लिए आप निवेश करते हैं, 1 को 3 कर सकते हैं, 1 को 2 कर सकते हैं, 1 से 3 एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है। इज द कंपनी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग इन, इज दैट एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इज द सेक्टर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इज द स्टॉक लुकिंग चीप, और क्या लगता है कि मैक्रो पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के कुछ परिवर्तन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस एक लैगार्ड सेक्टर था, क्योंकि डिफेंस में एक चेंज हुआ, सरकार ने बोला जी हम डिफेंस का इम्पोर्ट कम करेंगे, आत्मनिर्भर भारत।
आत्मनिर्भर भारत की जब बात हुई तो उसको लेकर के डिफेंस के ऑर्डर्स आने लगे प्राइवेट कंपनीज को, और सरकार ने भी अपनी कंपनीज को ऑर्डर्स दिया। तो इस प्रकार के आपको टर्न अराउंड सिचुएशंस देखने पड़ते हैं। कोविड के पीक में टाटा मोटर्स के डेट की समस्या थी, मगर उसके बाद उन्होंने कुछ बड़े चेंजेस करे, ईवी में चेंजेस करे, डेट कम करा, टर्न अराउंड हो गया। तो आपको इस प्रकार की टर्न अराउंड स्टोरीज देखनी चाहिए। ऐसे बड़े ट्रेंड्स देखने चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती हैं, कौन सी कंपनियों को बेनिफिट होगा, किसको नहीं होगा। बढ़ते इंटरेस्ट रेट में कई कंपनियों को नुकसान होता है, गिरते इंटरेस्ट रेट में कई कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो आपको इस समय वह एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ चाहिए, जिससे आपको यह पता लगे कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या आप जो सोच है वह सोच आपकी दिशा के साथ मैच करती है। अब थोड़ा सा समय की अवधि को बढ़ाते हैं, 1 के बाद 5 साल। ये एक बहुत बड़ा समय है किसी भी स्टॉक को पकड़े रहने के लिहाज से अगर देखा जाए तो। कई बार लोग अपने डिसीजंस को लेकर यहाँ पर जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं, मैंने ये खरीदा है, इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। कई बार वो मोह में आ जाते हैं अपने निवेश को लेकर। इस समीकरण को कैसे समझे और किस बिना पर रणनीति बनाए 5 साल के लिए? देखिए, मैक्सिमम मनी, और मैं शायद आपको उदाहरण देता हूँ कि हम फिर टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 90% प्लस ऑफ इंडियंस टुडे हैव अ टाइम फ्रेम विच इज लेस देन 1 ईयर। अच्छा, ये डेटा 90%? 90, 95, 96, 90 के ऊपर का डेटा है। ये क्वार्टर बाय क्वार्टर चेंज होता रहता है, जो हमें डेटा एक्सचेंजेस से मिलता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 3 से 5% हैं जिनका टाइम फ्रेम है 1 से 3 साल। अच्छा। और 3 से 4% या 3 से 5% ऐसे हैं लोग, 1-2% ऊपर नीचे, जिनका टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा है। तो जब आप 5 साल पे बेट कर रहे हैं, तो 5 साल में आप सपोज मैं किसी कंपनी की बात करता हूँ, तो आने वाले 5 साल में मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ, जी मुझे कंपनी इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज ये बिजनेस बड़ा होगा। मुझे कंपनी अच्छी लगती है बिकॉज मैनेजमेंट अच्छा है। मुझे कंपनी अच्छी लगती है बिकॉज दे कैन ग्रो विदाउट नीडिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल। मुझे कंपनी इससे अच्छी लगती है बिकॉज इसका ब्रांड बड़ा हो जाएगा। मुझे कंपनी इसलिए चलती है बिकॉज यह जो बिजनेस है, यह एक, देखिए बिजनेस क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू इसेंशियली सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी और क्रिएट अ न्यू सर्विस फॉर द सोसाइटी। तो आप अगर 5 साल का व्यू लेते हैं तो आप ये बोलेंगे जी कि यह जो बिजनेस है रेलेवेंट रहेगा, यह कंपनी ठीक ठाक करेगी, यह कंपनी कंपटीशन से ख़त्म नहीं होगी, और यह कंपनी जो है इसके अंदर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा नहीं मारेगा। कई बड़े ग्रुप्स आए हैं, मैं अगर ग्रुप्स की बात करूं तो जैसे जयप्रकाश ग्रुप, एडीए ग्रुप, एक ज़माने में यह एकदम निफ्टी के डार्लिंग्स होते थे, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड बैड कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज। जीएमआर तो फिर भी बाउंस बैक कर गया, जीवीके या लैंको, कई ग्रुप्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो अभी डीलिस्ट भी हो चुकी हैं। दे हैड बैड कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी। हालांकि उन्होंने सिंसियरली मेरे हिसाब से काम ज़रूर करा होगा, मगर बिजनेस के उतार चढ़ाव में वह शायद फंस गए, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी। तो आपको ऐसी बिजनेसेस को अवॉइड करना चाहिए जो कि रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज से 15 साल पहले कोई कंपनी में निवेश करा जो कि एसटीडी पीसीओ के बूथ बनाती है, तो जी मोबाइल फ़ोन आने के बाद तो बिज़नेस ही ख़त्म हो गया। एक ज़माना था जब मैं तो लगता था, कविता जी, ठंड का समय भी होता था, दिल्ली और राजस्थान में जब रहता था, रात को एसटीडी पीसीओ के बाहर लाइन में लगते थे, क्योंकि वो रात को आपको याद है सस्ते कॉल तो जाते थे। तो एसटीडी पीसीओ में 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती थी। हमारे मोहल्ले में एक ही था, करण चाचा नाम है, अभी भी याद है मुझे उनका। तो करण चाचा की पीसीओ के पार जाते थे। मगर आपने ऐसी कंपनी में निवेश करा जो सपोज उस सर्विस को बढ़ा देती हो, तो उस सर्विस का रेलेवेंस खत्म हो चुका है। मगर आप ऐसे बिजनेस में निवेश करते हैं जो कि ग्रो करता रहेगा, रेलेवेंस रहेगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट में विजन रहेगा, तो मेरे हिसाब से उस बिजनेस में हमेशा पैसा बनेगा। लेकिन अब 5 साल तक अगर आप बने हुए हैं तो बहुत धैर्य भी आपको जो है रखना पड़ेगा। कैसे मुंह में ना पड़े अपने स्टॉक के साथ? अगर बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है तो निकल भी जाना चाहिए। जब तक आपका जो रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इंटैक्ट है, आपको नियर टर्म वॉलिटिलिटी हमेशा इग्नोर करनी चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर एक शेयर लेता हूँ जो सब जानते हैं, टाइटन। सबसे एक फोक हीरो है ना, सब जानते हैं टाइटन में झुंझुनवाला साहब ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। टाइटन की जो जर्नी है 2000 से 2022 तक की मैंने देखी थी, 23 की मैंने नहीं देखी है। उसमें टाइटन 20-22 साल की जर्नी में 50% 2 बार गिरा है, ठीक है, 30% 6 बार गिरा है और 20% 8 बार गिरा है। मगर झुंझुनवाला साहब ने धैर्य रखा। उनका यह मानना था कि ये टाटा की कंपनी है, इस कंपनी के अंदर कैपिटल के जो इश्यूज़ हैं वो मैनेज हो जाएंगे,
मैनेजमेंट बहुत फोरसाइट रखता है, तो घड़ी की कंपनी को उन्होंने ज्वेलरी कंपनी बनाया, ज्वेलरी की कंपनी को बढ़ा करके अब उसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसमें ऐड करी है, उसके बाद उन्होंने परफ्यूम्स ऐड करें, तो वह एक कंपनी को माइग्रेट करते आए हैं। देखिए रिलायंस का एग्जांपल मैं लेता हूँ, कितना बढ़िया उदाहरण है। रिलायंस स्टार्टेड एज अ पॉलिएस्टर कंपनी, उसके बाद वह रिफाइनिंग में गया, उसके बाद उन्होंने जियो चालू करा, उसके पहले रिटेल चालू करा, अब वह ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं। तो रिलायंस जो था 1980s में, जिसे श्री धीरूभाई अंबानी साहब ने चालू करी थी, अब वो बिजनेस तो खत्म हो चुका है। इनके पास एक ब्रांड था कविता जी, ओनली विमल करके, उन्होंने ब्रांड भी बेच दिया। रिलायंस का सबसे फेमस ब्रांड होता था, सुनील गावस्कर साहब उसमें आते थे, ओनली विमल। संडेज को चित्रहार के समय में हमेशा आता था इसका ऐड, अभी भी याद है मुझे। मगर वो ब्रांड उन्होंने बेच दिया है। मगर क्योंकि मैनेजमेंट की फोरसाइट थी, वह फ्यूचर जो बिजनेस है वह समझ पा रहे हैं और अपने आप को इनोवेट कर पा रहे हैं। वही ग्रेट कंपनीज होती हैं, और उसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में एक बात याद रखिए, आपको भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, बिल्कुल। मगर लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टर को हमेशा प्रमोटर की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर जानता है उसका विजन क्या है, और आपकी अगर विजन प्रमोटर की विजन से अलाइन हो जाती है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो आती है वह हमेशा इग्नोर करनी चाहिए। जाने से पहले एक पंच लाइन में बताता हूँ जो मैंने सीखी है, काफ़ी लेट सीखी, मगर मैं शेयर करना चाहूँगा। देयर इज़ अ रिस्क इन वॉलेटिलिटी, देयर इज़ अ डिफरेंस इन रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। रिस्क होता है जी आपने निवेश करा, पैसा खत्म हो गया। वॉलेटिलिटी होती है नीचे आकर के ऊपर आ गया। अच्छे शेयरों के अंदर 5 साल प्लस का अगर आप टाइम फ्रेम रखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मंडे को एक खबर हमने पढ़ी कि सुजुकी ने मारुति के अंदर 10,000 रुपये में अपनी ओनरशिप बढ़ाई है। क्लॉक बैक लेते हैं, 40 साल पहले मारुति में सुजुकी ने पहला इन्वेस्टमेंट करा था, उसकी वैल्यू थी 20 करोड़। अब उसकी वैल्यू हो गई है कितनी? 80,000 करोड़। तो देखिए कितनी वेल्थ मारुति में सुजुकी ने बनाई है। मारुति जब पब्लिक गई थी, इशू 200 रुपये के नीचे था। 2005 में दलाल स्ट्रीट पर लिस्टिंग हुई थी, मैं भी गया था, दूसरे और कोई चैनल में था उस समय। आज मारुति का प्राइस 10,000 है। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड अ प्योर बिलीव दैट इंडियंस विल यूज मोर कार्स एंड मारुति की डोमिनेंस हमेशा बनी रहेगी, उसी भावनाओं को अगर आपने समझा, कैश जनरेट करती है, डिविडेंड देती है, अच्छा मैनेजमेंट है, नीड ऑफ द आवर है, मार्केट वॉलिटिलिटी इग्नोर करिए, तो 200 रुपया आज 10,000 हो गया। लेकिन 10 साल का अगर मैं नजरिया पकड़ के चलूं, एक दशक का समय है, यहाँ पर तो हम बहुत सारे बदलाव देखेंगे ना। बदलाव देखेंगे, मगर मार्केट के अंदर शायद आप उन कंपनीज में बेट करें जो कि बदलाव से नहीं बदलती हैं, उनमें हमेशा बेनिफिट। ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, कल्चर्स की बात कर रहे हैं, जो हम बदलते हुए देखेंगे एक दशक में, तो यहाँ किस तरह से दाव लगाना चाहिए? देखिए कविता जी, जो मैंने सीखा है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जो लोग हमें बताते हैं कि भाई व्हाट डज नॉट चेंज, ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज। ह्यूमन अपग्रेड होता है लेकिन नेचर चेंज नहीं होता। हाँ। हम अपग्रेड अपनी लाइफस्टाइल को करते हैं। हाँ। हम तो हमारी बेसिक नीड क्या है? हमें सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए और ज्यादा चाहिए। हाँ। तो अमेज़न का बिजनेस मॉडल यही है। हाँ। सस्ता, अच्छा और ज्यादा। तो आपको वही देखना है कि अब यह जो आपकी नीड है, क्या एग्जिस्टिंग कंपनीज उनको फुलफिल कर सकती हैं, या फिर आपकी नीड जो है वो आपकी जो कंपनी है वो फुलफिल नहीं कर सकती हैं। विल द कंपनी बी मैच्योर इनफ टू फुलफिल योर नीड्स? ई कॉमर्स इतनी सक्सेसफुल क्यों है? कन्वीनियंस। अमेज़न इतना सक्सेसफुल क्यों है? कन्वीनियंस प्लस चीप, प्लस ऑप्शंस। तो जो अच्छी कंपनी है वो अपने आप को रीइनोवेट करती है, आगे से आगे चलती है। आईटीसी एक सिगरेट कंपनी थी, फिर होटल बनी, फिर पेपर में आई और अब एफएमसीजी में, और उनके पास 20,000 से भी ज़्यादा SKUs हैं। जब भी मैं जाता हूँ मैं हमेशा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, अरे भाई अगरबत्ती, साबुन, तेल, कुछ तो छोड़ो, नूडल्स, कपड़े में भी थे वो। तो ये जो कंपनीज अच्छी होती हैं वो हमेशा अपने आप को इनोवेट कर सकती हैं। देखिए ज़िंदगी में ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर द कंपनीज विच कैन सर्व योर ह्यूमन नेचर। अब जब मैंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन नोकिया का लिया था तो उसके अंदर 6 इनकमिंग मैसेजेस की कैपेसिटी होती थी। अच्छा, ठीक है, दैट वाज माय नीड। टुडे आई हैव अ 1 TGB हार्ड डिस्क ऑन माई फोन। क्लाउड की मैंने स्कीम ले रखी है जिसके अंदर 1 TGB हार्ड डिस्क है, पर वह भी मुझे कम पड़ रही है। सो एप्पल वाज एबल टू आइडेंटिफाई द ह्यूमन नीड कि भाई आपके पास कैमरा है और आपके पास
एबिलिटी टू टेक पिक्चर है। मेरे पास छोटा कैमरा था कविता जी, उसके अंदर 36 पिक्चरें आती थी। हम सोच समझ के पिक्चर लेते थे, वो रील में 36 ही मौके मिलते थे। अब हम 36 सेल्फियाँ घंटे में ले लेते हैं, पार्टी में जाते हैं तो एप्पल को समझ में आ गया, लोग सेल्फीज लेंगे, पिक्चरें लेंगे, तो पिक्चरों को आप कहाँ करोगे जी? सेव हार्ड डिस्क में करोगे। हार्ड डिस्क के लिए आपको क्या चाहिए? मेमोरी। तो मेमोरी को उन्होंने सस्ता कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो ह्यूमन नीड को उन्होंने आइडेंटिफाई करा। एप्पल हमेशा 2 कदम आगे रहता है। कुछ बड़ी कंपनियां जो हैं वो हमेशा 2 कदम आगे रहती हैं, और ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर भी लास्ट 10 साल में ग्रेट कंपनीज पैदा हुई हैं। डीमार्ट, दे अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमंस वांट, व्हाट इज द ह्यूमन नेचर। सस्ता सुंदर टिकाऊ। बजाज फाइनेंस, अ कंप्लीट प्ले ऑन गिविंग यू अ वेरी कस्टम, अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ बोरोइंग। इंडिगो, ऑन टाइम फ्लाइट, देखिए कितना अच्छा उनका हुआ है। पेटीएम, कन्वीनियंस ऑफ यूपीआई। पतंजलि, आयुर्वेदिक। तो उन्होंने ये सारी नीड्स जो थी पहले आइडेंटिफाई कर ली थी, इसीलिए शायद वो ग्रेट कंपनीज है। चलिए, तो ये है अवधि के अनुसार आपको जो है खरीदारी करने की जब फैसले लेने हो तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा, भले ही आप ट्रेडर हो या आप निवेशक हो। बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज आपका। सोशल मीडिया पे लगातार आपको निकुंज की नज़र बहुत पसंद आ रहा है। तमाम तरह के कमेंट्स और सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, इन सवालों को और इन तारीफों को आने भी दें। कुछ अलग से जानना चाहते हैं तो हमको ज़रूर बताएं, हम प्रोग्रामिंग में शामिल करेंगे। फिलहाल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।